Hello everyone. Today we are going to start dihedral groove, and in the last lecture we are already discussed the concept of groove as well as its example. Okay. तो बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक इम्पोर्टेंट ग्रुप का एग्जांपल है जिसको हमने नाम दिया है डायहेड्रल ग्रुप. ओके. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली यहाँ पे हम टारगेट करने वाले हैं लाइक D4 एंड D3 को. ठीक है. यानी कि इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं. तो आज का लेक्चर बेसिकली कंस्ट्रक्शन बेस है इस ग्रुप के ऊपर. ठीक है. तो डायहेड्रल ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारे पास है ग्रुप ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता क्या है. ए ग्रुप ऑफ सिमेट्री रेफर्स टू ए सेट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशंस that preserve the structure of an object. Okay, typically in geometry. तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है ग्रुप ऑफ सिमेट्री का. ये उन सारी ऑपरेशंस कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, उनका कलेक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को लाइक चेंज करेंगे, लाइक उसमें रोटेशन करेंगे. लाइक ऑपरेशन जो भी हम लगाएंगे ऑपरेशन हमारा रोटेशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, इट कैन बी ट्रांसलेशन, कोई भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. तो जो ओरिजिनल शेप मिलेगी आपको उसमें कोई चेंज नहीं होने का. ठीक है. तो वो सारी कलेक्शन को अगर आप एक सेट में रखो तो वो आपको एक ग्रुप बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. और जो आपका डायहेड्रल ग्रुप है वो भी इसी का ही पार्ट है. वहां पे इसमें छोटा सा चेंज होगा, आगे डिस्कस करते हैं. उससे पहले इन जनरल बात करते हैं. तो हम सबसे पहले डिफाइन करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल. नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल का जो हमारा ग्रुप ऑफ सिमेट्री होगा वो क्या होगा. ठीक है. चलिए डिस्कस करते हैं. हमने एक रेक्टेंगल बनाया. ठीक है. लेट्स से ये फर्स्ट रेक्टेंगल है और यहाँ पे जो भी इसकी पोजीशन है मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है. यहाँ पे आप कोई भी नोटेशन दे सकते हो. ठीक है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे रख दिया है. ठीक है. अब ध्यान क्या रखना है, जो भी आपकी मेन शेप होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाली शेप ली है, तो जो पोजीशन रखोगे वो फिक्स रखनी है. लाइक मैंने 1 2 3 4 इस वे में स्टार्ट करा. ठीक है. आप ऐसा नहीं है आप 1 को यहाँ से भी स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, जो आपकी मर्जी है. बट जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका कंपेरिजन जो आपने फर्स्ट टाइम ओरिजिनल फिक्स रखी थी पोजीशन उससे कंपेयर करके करना है. ठीक है. ऐसा नहीं कि लाइक आपने एक बार यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4, दूसरे में 1 2 यहाँ से कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसको 1 2 3 4 रखा. अब यहाँ पे मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ. लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4. मुझे इसको रोटेशन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, जो भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है. वो हमें कैसे रिफ्लेक्शन करनी है कि इसका जो सेफ साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आए. ठीक है. हमने ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है उसमें देखा था. तो अगर यहाँ पे मैं आर नोट करूँ, आर नोट मीन्स कोई चेंज नहीं है, यानी कि काइंड ऑफ ये आइडेंटिटी होगा. तो ये सेम आएगा 1 2 3 4. दूसरा क्या हो सकता है, आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हो. बट जैसे ही आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे ये बेसिकली आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री से रोटेट करने पे इसकी शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा. क्योंकि जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो इसकी शेप चेंज हो जा रही है. इसका मतलब R90 रोटेशन देने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है. ठीक है. क्योंकि ये हमारा पार्ट ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या है जो हमने डिस्कस किया है कि जो सेफ साइज है वट एवर शेप यू हैव, आप उसको रोटेशन करिए, रिफ्लेक्शन करिए या ट्रांसलेशन करिए या अनदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल इमेज है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे. बट जैसे मैंने R180 करा तो ये शेप क्या होने वाली है, ये ऐसी होगी क्योंकि R90 पे ऐसा होगा. ठीक है. जब अगेन आप R180 करोगे तो ये शेप आपकी आएगी. तो इसमें हुआ क्या, वन आपका कहाँ पे था, यहाँ पे था. R90 का मतलब वन यहाँ पे चला गया. R180 का मतलब क्या है, वन थर्ड पोजीशन पे आ गया. यानी कि आपका ये जो वन था ये यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4. तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, इसको हमने R0 लिख दिया, इसको हमने
R180 रख दिया। हम नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप इसको 270 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, बट सेम प्रॉब्लम आएगा जो R90 के लिए आया, वहां पे शेप चेंज हो रही है तो हम उसको कंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप इसको R360 कर सकते हो, दैट मीन्स 360 एंगल पे रोटेट करोगे। जैसे ही आप 360 एंगल पे रोटेट करोगे, ध्यान से देखो, यहां तक 90 हुआ, यहां तक 180 हुआ, यहां तक 270 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 360 हुआ। दैट मीन्स टू से यहाँ पे क्या आ गया आपका, एज इट इज कोई चेंज नहीं आया, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो आपका R0 ही मिला। तो जैसे जैसे आप इसके एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या हो रही है, वो शेप रिपीट आ रही है। बट हम जब सेट की बात करते हैं वहां पे रिपीटिशन लाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे कितनी रोटेशन मिली हमें, R0 एन R180, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस में क्या होगा, यहाँ पे कौन सी रिफ्लेक्शंस आएंगी, तो ये एलिमेंट को लेट से मैंने ए नाम दे दिया है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, यहाँ पे हम क्या कर के आ रहे हैं, एक फंक्शन को, फंक्शन इज व्हाट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी ना, तो वो फंक्शन भी है। तो यहाँ पे जो ए एलिमेंट आया, यहाँ पे 1 2 3 4 था ओरिजिनल पोजिशन, बट जैसे ही मैंने इसको R180 करा तो वन शिफ्ट कहाँ पे हो गया, 3 के प्लेस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 1 3 2 4 पे 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 2 आया। एंड इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइक्लिक नोटेशन, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एसएन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे परमुटेशन क्या होता है एंड साइक्लिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखने का मतलब क्या है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, यानी कि रिपीटिशन आ गई, साइकिल क्लोज हो गई। फिर 2 का 4 है, 4 का 2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये साइक्लिक नोटेशन इसको बोलते हैं परमुटेशन का, ठीक है। फिर जब मैंने R360 करा, वो मेरा आइडेंटिटी आया, वो सेम ही पोजीशन है, यानी कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3 एंड 4 का इमेज बेसिकली 4 यहाँ पे है, राइट। तो रोटेशन का काम तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शंस करके देखते हैं। रिफ्लेक्शंस में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन करा, ठीक है। तो बेसिकली जो हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि ये इस शेप को दो टुकड़ों में बांट देगा जो कि एज इट इज सेम होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो यानी कि जो पोजीशन है वो एक रेक्टेंगुलर ही आपको मिल रहा है और सेम पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब जैसा यहाँ पे है ऐसा ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूँ, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई इम्फेक्ट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी शेप पे। तो जैसे मैंने वर्टिकल करा तो पोजीशन देखो 1 2 3 4 थी। अब वर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 और 3, 1 और 4 के प्लेस पे आ जाएंगे। तो ये हमने कर दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो इसको मैं अगेन ऐसा लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, और जो इनकी इमेज यहाँ से आई उसको यहाँ पे लिख दिया है। अगेन साइक्लिक नोटेशन में ऐसा लिख सकता हूँ, 1 का इमेज 2 है, 2 का 1 है, दैट मीन साइकिल क्लोज हो गई, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, लाइक ऐसे। फिर 3 का 4 है, 4 का 3 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसका रिफ्लेक्शन करा तो हमारे पास क्या आया, 1 2 पोजीशन रिप्लेस बाई 4 एंड 3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग लेट से मैंने इसको सी नाम दे दिया, तो सी मेरा एलिमेंट ये आया। इसके अलावा कोई और रोटेशन कर सकते हो आप, इसके अलावा कोई और रोटेशन यहाँ पे लगाना चाहोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो इस शेप है वो चेंज हो जाएगी। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप ऑफ सिमेट्री। यानी कि हमें 4 यहाँ पे एलिमेंट मिले, 2 हमारे रोटेशन से मिले और 2 हमारे रिफ्लेक्शन से मिले। अब इसको मैं ग्रुप में रख दूं, लाइक आइडेंटिटी A B C। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने K4 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। K4 में 4 एलिमेंट थे, A B एंड थर्ड एलिमेंट ये था। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, A² B² इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके। अब यहाँ पे अगर आप एलिमेंट की बात करो, यहाँ पे क्या है, सारे इनका ऑर्डर 2 है, यानी कि स्क्वायर करोगे 2 बार तो आइडेंटिटी देगा, बी का स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी देगा, और ए और बी का जैसे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको सी एलिमेंट मिलेगा जो कि आपका ये है।
ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे आया, आई होप कुछ लोगों को आता होगा, ये बेसिक चीज है, बट स्टिल नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने वाले एसन में कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी है, तो यानी कि ये जो सारा स्ट्रक्चर आया हमने ये भी एनालिसिस किया, ये K4 के आइसोमॉर्फिक आया। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या था, देर इज अ 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैप। ओके, लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, अभी के लिए ऐसा सोच सकते हो, जैसे मैंने आइसोमॉर्फिज्म की बात नहीं की, कि जी बिल्कुल K4 के जैसा आया है। ठीक है, जैसा K4 का रोल है ऐसा ही हमारा जी का रोल है। एंड ये जी एक्चुअल में क्या है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमेट्री है, किसका, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल का, एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू K4। ठीक है, ऐसे आप कितने भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉन सर्कल इलिप्स, दैट मीन टू से हमारे पास ये आ गया। अब सेम एनालिसिस यहाँ पे है, यहाँ पे आपको जो इसका ग्रुप ऑफ सिमेट्री बनाओगे उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड्स रहेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिटी रोटेशन तो ऑलवेज होगा, लाइक आपने ये नॉमेनक्लेचर यहाँ से कर दिया ए बी सी डी। ओके, तो अगर आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो शेप बेसिकली क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब ये अभी हमारा ऐसा एलिप्स है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, वर्टिकल टाइप का हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, R90 रोटेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेप चेंज होगी। R180 करोगे सेम शेप आ रही है, पोजीशन चेंज हो जाएंगी बेसिकली, ये ए सी पे आ जाएगा और बाकी आप सेम यहाँ पे पोजीशन वाइज कर दोगे, एक R180 आएगा। रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी मेजर एक्सिस और काइंड ऑफ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करोगे तब भी शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो गए। एक बार वाई एक्सिस के राउंड करोगे तब भी हमारी शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट मिले, अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट मिलेंगे, R0 R180 और जो रिफ्लेक्ट करके किया हॉरिजॉन्टल यानी कि H और V। और इनका सेम एनालिसिस क्या है, ये भी 2 ऑर्डर का होगा, यहाँ पे ये भी 2 का, ये भी 2 का। तो जब आप ये एलिमेंट लिखोगे ये भी आपका आइसोमॉर्फिक टू K4 आएगा। तो आप यहाँ पे नोट लगा सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ नॉन सर्कल रेक्टेंगुलर हाइपर सॉरी नॉन सर्कल इलिप्स जो होता है वो हमारा आइसोमॉर्फिक टू K4 आता है। तो ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दूं, आप यहाँ पे होमवर्क भी ले सकते हैं बेसिकली। अगर आपसे मैं बोलूं कि जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसकी मैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप क्या होती है, वहां पे और रोटेशन बढ़ जाएंगी। क्या वो K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, कुछ इस लाइक सिंप्लिसिटी के लिए मान लो। यहाँ पे कौन कौन सी रोटेशन आपके पास होंगी ये आपको देखना है। ठीक है, आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग भी इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन क्या हो सकती है, जैसे कि इसकी मैं थोड़ी शेप बनाऊं, अगर आप ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखोगे, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करोगे तब भी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा, y इक्वल टू माइनस एक्स करोगे तो तब भी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये भी हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट होगा। तो जब हम इसकी ग्रुप ऑफ सिमेट्री बनाएंगे वो K4 जैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना है किसके आइसोमॉर्फिक आएगा। ठीक है, या फिर इसके एलिमेंट सारे क्या होंगे, इसमें रिफ्लेक्शन कितनी होंगी, रोटेशन को क्या होंगी, वो आपको एक्चुअल में लिखना है। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या था, हमें वो सारे ऑपरेशंस कलेक्ट करने हैं जो हमारी किसी शेप के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं, सच दैट जो हमारी ओरिजिनल फिगर या शेप है उसमें कोई भी चेंज ना हो रहा हो। जैसे हमने ग्रुप ऑफ सिमेट्री नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल देखी, नॉन सर्किल इलिप्स का देखा है। ठीक है, ऐसे हम बहुत एग्जांपल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डायहेड्रल ग्रुप भी है, डायहेड्रल ग्रुप है, वो भी हमारा ग्रुप ऑफ सिमेट्री है। बट पॉइंट इज कि वहां पे कौन सी ग्रुप ऑफ सिमेट्री की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो हमें ग्रुप ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है और कैन से रेगुलर एनगोन होता है। रेगुलर एनगोन का मतलब क्या होता है, वो शेप जिसकी ईच साइड इक्वल हो एंड द इंटीरियर एंगल मस्ट बी सेम। ऐसा कोई एग्जांपल, आप स्क्वायर की बात कर सकते हैं, सारी साइड सेम है, ठीक है, सेम लेंथ की है एंड इंटीरियर एंगल 90-90 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, वो भी आपका रेगुलर
पॉलीगन का एग्जांपल है क्योंकि ईच साइड सेम होती है एंड इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, पेंटागन की बात कर सकते हैं, सारी साइड सेम होती है, इंटीरियर एंगल सेम होता है। ओके, हेक्सागन, बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डायहेड्रल ग्रुप में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं D4 की बात कर रहा हूँ, D4 रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, यानी कि रेगुलर पॉलीगन ही है, उसकी हमने ग्रुप ऑफ सिमेट्री बनाई जिसकी सारी साइड सेम है, यानी कि एक स्क्वायर की स्क्वायर शेप लिया, उसकी साइड साइड सेम है, इंटीरियर एंगल सेम है, उसकी जब आप ग्रुप ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को मैं D4 बोलूंगा ये। ठीक है, जिसमें रोटेशंस होंगी, रिफ्लेक्शंस होंगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या आपके पास होता है। व्हाट इज रेगुलर एनगोन? तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ए रेगुलर एनगोन is a structure with n equal sides and with all interior angle are equal. For example, square, equilateral triangle and many more. Important बात यहाँ पे क्या है? The initial rotation symmetry of n-gone is at an angle 360 by n. यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे होता है वो 360 by n होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ रोटेशन भी इसमें अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ रोटेशन और वी कैन से नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री की यहाँ पे बात करोगे फॉर एनी एन गोन या फिर रेगुलर एन गोन, वो एग्जैक्टली क्या होंगी? एन, मतलब उसमें एन इक्वल साइड होंगी। अगर उसके लिए आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो उसकी साइड से उसको डिवाइड कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर की बात करें, एन इक्वल टू 4 ले लो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो आप 90-90 रोटेट करोगे, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी कि 4 रोटेशन मिल जाएंगी और रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। जबकि जब मैंने इंजनल बात करी वहां पे ऐसा नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी साइड है? 1 2 3 4, जब मैं एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करी थी, वहां पे तो आपको 2 ही रोटेशन मिले थे, R0 और R180। इसके अलावा तो वहां पे कोई रोटेशन नहीं था क्योंकि शेप चेंज हो जा रही थी R90 और R270 के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर एनगोन और वी कैन से रेगुलर पॉलीगन इज डायहेड्रल ग्रुप विच इज डिफाइंड एज, मतलब जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर एनगोन होता है वही हमारा डायहेड्रल ग्रुप होता है। उसको डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे? बेसिकली जो हमारा डीएन है, इट इज जनरेटेड बाई सम अल्फा बीटा, वेयर अल्फा का ऑर्डर जो है यहाँ पे n है, ऑर्डर ऑफ बीटा लेट्स से 2 है, एंड यहाँ पे एक रिलेशन होता है ये बीटा अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 बीटा, और वी कैन से बीटा अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स बीटा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर n है, अल्फा टू दी पावर n करने पे आइडेंटिटी आएगा। तो जो अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 है उसको क्या लिख सकते हो? अल्फा टू दी पावर n इंटू अल्फा इनवर्स, और अल्फा टू दी पावर n आइडेंटिटी है तो क्या बचेगा? सेम एलिमेंट। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे n ऑर्डर के एलिमेंट है तो अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू कितना चलेगा? अल्फा टू दी n करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली? n। कहाँ तक होंगे? अल्फा टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे बीटा का ऑर्डर 2 है क्योंकि ये जनरेटेड बाई अल्फा बीटा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 बीटा। ठीक है, बीटा स्क्वायर का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है अगर यहाँ पे देखोगे? क्योंकि बीटा का पावर 2 करने पे आइडेंटिटी आएगा, वो एलिमेंट बेसिकली यहाँ पे रेपिटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो अल्फा टू दी पावर जे बीटा टू दी पावर सम जे टाइप के आएंगे, जहाँ पे अल्फा की पावर n करने पे आइडेंटिटी है, बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी है, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स बीटा, जहाँ पे जे कितना वेरी करेगा? 0 to 1, और आई कितना वेरी करेगा? 0 to n माइनस 1। क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्सीड करोगे, लाइक 2 से एक्सीड करोगे तो वहाँ पे तो रेपिटेशन आएगी। ठीक है, ऐसे ही n माइनस 1 से एक्सीड करोगे आई को तो वहाँ पे भी रेपिटेशन आएंगी। उन एलिमेंट का मुझे कोई फायदा नहीं है। ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं एक्चुअल में? ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं रोटेशन, एंड ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं? ये होती हैं रिफ्लेक्शंस। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, मुझे n ही रिफ्लेक्शंस मिल रही हैं और n ही रोटेशन मिल रही है, तो इसका ऑर्डर की अगर मैं बात करूं कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी ऑफ dn मस्ट बी 2n, n प्लस n, n रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर आप देखो ऐसा सेट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर मैं इन जनरल बात करूँ व्हाट डू यू मीन बाय जनरेटिंग सेट, आगे जाके हम इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, इवन कंप्लीट एक लेक्चर इस पे होने वाला है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, साइक्लिक ग्रुप को सबको पता है, वी से जी साइक्लिक इफ जी इज जनरेटेड बाई ए, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं हम, ए टू दी पावर एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका मतलब होता है। मतलब यहाँ पे ए की कुछ पावर्स आएंगी, या फिर इसका ये मतलब होता है अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं कहाँ से, जी से, अगर मैं जी के हर एक एलिमेंट को इस ए की हेल्प से बना पाऊं, ए टू दी पावर सम आर, फिर आर बिलोंग्स टू जेड, देन वी से जी इज जनरेटेड बाई ए, ये होता है जनरेटेड बाई ए का मतलब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाऊं अगर मैं उसको इस ए की हेल्प से बना लूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जी इज जनरेटेड बाई ए। जैसे आप क्या देखते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर मैं वन से जनरेट करूं, वन से जनरेट का मतलब क्या है, वन का पावर एन, और यहाँ पे जो ये है ए डॉट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होता है बाइनरी ऑपरेशन। जेड की बात करते हो तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, मतलब एडिशन के केस में एन इंटू ए आ जाएगा ना। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स का बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। तो ये क्वांटिटी एन ऑफ ए होगी, और ए यहाँ पे क्या है, वन है, तो यानी कि एन ही आ जाएगा, और एन कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से, एंड दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जेड को मैंने वन की हेल्प से जनरेट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बेसिकली आपके पास टू एलिमेंट है, ए इज जनरेटेड बाई ए बी, इसका जनरल मतलब ये होगा भाई, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे ए टू दी पावर आर, बी टू दी पावर के, जहाँ पे आर एंड के बेसिकली इंटीजर्स के मेंबर हैं। और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैं कोई भी एलिमेंट जी से लूं, अगर मैंने जी के हर एक एलिमेंट को इन ए और बी से बना दिया कुछ पावर करके, जहाँ पे आर एंड के बेसिकली इंटीजर्स, ये मतलब है जनरेटेड बाई टू एलिमेंट का, कि जी का कोई भी एलिमेंट लो, अगर मैं ए बी की पावर कुछ करके या प्रोडक्ट करके जी के हर एक एलिमेंट को बना दूं, जनरेट कर दूं, देन वी से जी इज जनरेटेड बाई ए एंड बी। ये होता है इन जनरल, ऐसे आप एन एलिमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, डीएन में स्पेशल क्या है, मैंने कहा है कि इट इज जनरेटेड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। मैंने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी है, रेस्ट्रिक्शन क्या है लगाई, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अल्फा टू दी पावर सम आई होगा, बीटा टू दी पावर सम जे होगा। रेस्ट्रिक्शन क्या है, मैं कह रहा हूँ कि अल्फा की पावर एन करने पे यहाँ पे भाई आइडेंटिटी आ गया, और बीटा स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो जो आई जे है, यानी कि जो आर की जेड से थे, उन पे रेस्ट्रिक्शन आ गई, क्योंकि जब मैक्सिमम पावर एन करी तो आइडेंटिटी आ गया, मैक्सिमम पावर टू करी बीटा पे तो आइडेंटिटी आ गया। बाकी के जो भी प्रोडक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल एन से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होंगे, या एन से बड़ी जो क्वांटिटी होगी, टू से बड़ी जो क्वांटिटी होगी, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो रेपिटेशन में आ जाएंगे, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। एंड देर इज अ रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा इनवर्स अल्फा। तो ये हमारा क्या है, डायहेड्रल ग्रुप, एंड इट इज जनरेटेड बाई टू एलिमेंट। जो एक एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं, लाइक यहाँ पे ये क्या कहलाता है, रोटेशन, ये टू ऑर्डर का क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये इसके क्या होते हैं, एल्फा और बीटा, ये होते हैं जनरेटर। जैसे आप साइक्लिक ग्रुप के लिए बोलते हो, इफ जी इज जनरेटेड बाई ए देन ए इज अ जनरेटर ऑफ जी। जनरेटर का मतलब ये है कि उसके सारे एलिमेंट को इसकी हेल्प से मैं जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ज्योमेट्री से समझते हैं। ये भी आप नोट लगा सकते हैं कि अगर मैंने बीटा अल्फा को अल्फा इनवर्स अल्फा टू द पावर एन माइनस वन बीटा रखा है, तो अगर मैं अल्फा बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करूँ वो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा अल्फा और अल्फा, ऐसे प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं या बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका वैल्यू यहाँ से पुट किया, ये आ गया। अगेन बीटा अल्फा का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया। इसका पावर क्या होगा, वी नो दैट अल्फा टू दी पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ से इसको अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, अल्फा टू दी पावर टू एन इंटू अल्फा की पावर माइनस टू, अल्फा टू दी पावर आइडेंटिटी है, तो अल्फा की पावर टू एन करेंगे वो भी आइडेंटिटी होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगेन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इसको बस हम एक अरेंजमेंट
दे रहे हैं। तो इन जनरल में बात करूं, अगर मैं किसी बीटा अल्फा टू दी पावर के को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये सारी चीज़ों का नीड पड़ेगा जब मैं क्लास इक्वेशन की बात करूंगा। तो इसको मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टू द पावर n माइनस के बीटा। जैसे मैंने बीटा अल्फा स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको, अल्फा टू दी पावर n माइनस टू बीटा। तो यहाँ पे टू के प्लेस पे के रखा, तो इन जनरल आप ये भी बना सकते हो। जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जब मैं दो रोटेशन का प्रोडक्ट करूंगा रोटेशन आएगा, रोटेशन रिफ्लेक्शन का करूंगा रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन रोटेशन का प्रोडक्ट करूंगा रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन विल बी रोटेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, रोटेशन किस टाइप की होती है, कुछ अल्फा टू दी पावर के टाइप की होती है इन जनरल। एंड जो रिफ्लेक्शन सी वो कैसी मिली थी, कुछ अल्फा टू दी पावर आर बीटा टाइप की। ये इन जनरल रिफ्लेक्शन का नोटेशन है, ये हमारा क्या है, रोटेशन का नोटेशन है। जब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, तो ये कुछ क्या आएगा, अल्फा टू दी पावर के प्लस आर बीटा। तो ये किसका फॉर्म आया, रिफ्लेक्शन। तो मैंने जब रोटेशन को रिफ्लेक्शन को प्रोडक्ट करा, तो मुझे क्या मिला, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये सारी चीजें मुझे मिल रही है। अगर मैं दो रोटेशन लूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, तो अल्फा टू दी पावर सम, लेट्स सपोज आर के प्लस आर, तो ये मुझे क्या मिला, रोटेशन मिला, दो रोटेशन का प्रोडक्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर हम इसको दो रिफ्लेक्शन का प्रोडक्ट देखें, तो क्या मिलेगा, मान लो एक रोटेशन तो ये हो गई आपके पास, नेक्स्ट अल्फा टू दी पावर के बीटा हो गया। तो आप इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे रिमार्क लगाया है, बीटा अल्फा टू दी पावर के करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये, और बीटा अल्फा टू दी पावर आर करोगे तो क्या होगा, अल्फा टू दी पावर एन माइनस आर। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट रोटेशन। एंड इससे भी सिंपल वे में याद रखना है, तो रोटेशन को मान लो प्लस और रोटेशन को मान लो बेसिकली माइनस। और जैसे प्लस और निगेटिव सिंपल मल्टीप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं, वो सेम यहाँ पे होगा। तो अपने जनरल डेफिनेशन से बता दिया, और सिंप्लिसिटी के आप ये ध्यान रख सकते हैं, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस 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 देगा, माइनस माइनस आपको बेसिकली प्लस देगा। तो प्लस यहाँ पे रोटेशंस एंड नेगेटिव यहाँ पे रिफ्लेक्शंस, तो ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो बेसिक अरेंजमेंट था हमारे डायहेड्रल ग्रुप का। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने D4 एंड D3 के ऊपर। तो हाँ, जैसे मैंने अल्फा बीटा की बात करी, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, इससे कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट हमने इसको चेंज किया है। एक्स वाई लिखो, नोटेशन कुछ भी रखो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमेट्री, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर कब आएगा, यानी कि जब मैं n इक्वल टू 4 रखूंगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास ये शेप बनेगी स्क्वायर। अब मैं इसके ऊपर बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ ज्योमेट्री के ऊपर क्या क्या हमारे पास एलिमेंट मिलेंगे। तो अगर मैं जो ये हमारे पास जो डेफिनेशन लिखा था इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा, इसको मैं कहता हूँ रिलेशनल डेफिनेशन। अब मैं इसको थोड़ा ज्योमेट्री से समझने वाला हूँ, ताकि मेरे लिए आगे चीजें आसान हो जाए, क्योंकि मैं बार बार D4 एंड D3 को यूज करूंगा। तो D4 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर आई वाई टू दी पावर जे, जहाँ पे वाई रोटेशन है, अल्फा सॉरी एक्स रिफ्लेक्शन है, वाई यहाँ पे रोटेशन है। तो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी, वाई टू दी पावर 4 करने पर आइडेंटिटी, क्योंकि एन का वैल्यू 4 है, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई वेरी करेगा 0 to 1, जे वेरी करेगा 0 to n-1, यानी कि 0 से 3। अब मैंने क्या करा, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 360/4, यानी कि आपके पास 90 यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि इस रोटेशन से, इस एंगल से आप रोटेट करोगे अपनी शेप को। एंड ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, थोड़ा सा शेप गलत है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 रखो, ABCD रखो, या अपने नाम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ABCD रख दिया। आर नोट का मतलब क्या है, ये शेप में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया है ABCD, तो यहाँ पे आर नोट मतलब कोई रोटेशन आपके पास नहीं है। R90, हमने R90 इसको चेंज कर, देखो ये है ओरिजिनल शेप। जब आप इसको R90 करोगे, ये भी नहीं है ओरिजिनल, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं ऐसे। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, तो शेप में कोई चेंज नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है, R90 काउंट होगा, यानी कि रोटेशन में है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री में ऐड होगा। तो R90 करने से क्या हुआ, ए पोजीशन यहाँ पे चलेगी और बाकी एज इट इज, यानी कि ए बी सी डी। फिर मैंने इसको R90 करा, R90 का मतलब क्या है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे आपका R180 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी। फिर R270 करा, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे R180, यहाँ पे R270, तो ए बी सी डी ऐसे हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से ऐड कर लो, R360 कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, ये 90, ये 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो मतलब क्या हुआ, आपको रिपीटिशन मिल गई, यानी कि आपको आर नोट ही मिल गया, यानी कि कोई फिक्स पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट रिपीटिशन में आ गए। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी रोटेशन चली, R0, R90, R180, R270। तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4 रोटेशन मिल गई। ये क्या है, रोटेशन। इनके ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, आइडेंटिटी है 1 है, ऑर्डर की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। R90 को कितनी बार ऑपरेट करोगे कि आपका ओरिजिनल शेप आ जाए, 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि सॉरी, R90 है ना, 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 360 आएगा, 360 का मतलब आइडेंटिटी आएगा। इसका ऑर्डर 4 है। R180 यानी कि 360 कब आएगा, 2 बार ऑपरेट करने में, तो इसका ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, अगेन इसका ऑर्डर 4 होगा, इसलिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी बताऊंगा मैं कैसे इनके ऑर्डर चेक करेंगे, बट अभी बताया। इन्वर्स की बात करूं, R90 का इन्वर्स क्या होगा, R90 के साथ क्या ऑपरेट करो, यहाँ पे क्या ऑपरेट करो कि आपका R360 आ जाए और R0 आ जाए। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ अगर मैं R270 रख दूं, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, R360 विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो R90 का इन्वर्स क्या हो गया, R270, R270 का इन्वर्स क्या हो गया, R90, R180 का इन्वर्स क्या होगा, R180 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन्वर्स एलिमेंट की बात कर सकते हो। अब मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन किया, हॉरिजॉन्टल वे में किया, तो ये पोजीशन कहाँ होगी, ये ऊपर चेंज जाएगी। वर्टिकल में क्या होगा, लाइक ये वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट बात, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया, तो जैसे मेरा ये है, इसको मैं डायगनली भी रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसको डायगनली बनाया तो यहाँ पे इसने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, ये जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री था, और ये भी शेप आपकी सेम है। इवन जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम इस डायगोनल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मैंने डी बोल दिया, तो यहाँ पे ये पोजीशन चेंज होंगी, इंटरचेंज होंगी, बाकी फिक्स रहेंगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, जो आपका ऑपोजिट डायगोनल है, इसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो सेम एनालिसिस मिलेगा, तो ये पोजीशन चेंज होगी। यस और नो। तो मेरे पास यहाँ पे 4 रिफ्लेक्शंस मिल गई, एच वी डी डी डैश। अब नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल में आपके पास ये नहीं था, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी शेप चेंज हो जा रही है। तो हमारे पास D4 का एग्जाम्पल क्या मिला, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट क्या मिले, R0, R90, R180, R270, एच वी डी डी डैश। 4 रोटेशन है, 4 रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये मैंने ज्योमेट्री से बताया। इस D4 को हम ध्यान में रखेंगे। अब इसको करने से क्या फायदा हो रहा है, हम इसको ज्योमेट्री वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके एलिमेंट का हम प्रोडक्ट करके नेक्स्ट एलिमेंट को बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और ज्योमेट्री से देखना थोड़ा चीजें बेटर हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आगे डिस्कस करके दिखाता हूँ कि मुझे दिखाना है कि ये रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन से कैसे जनरेट हो रहा है। तो मैंने एक्स को एच ले लिया, रिफ्लेक्शन कोई भी, वाई को R90, एक रोटेशन ले लिया 4 ऑर्डर का। इसके प्लेस पे आप R270 भी ले सकते हैं, और एक्स को किसी भी रिफ्लेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं एक से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो D4 को एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू हमने जो रिलेशनल डेफिनेशन थी उसमें पुट कर दी है। अब जनरेट का मतलब आपको बता दूं,
यहाँ पे पावर करते जाएंगे और इन्हीं H और R90 की हेल्प से हम पूरे D4 को बना के दिखाएंगे, यानी कि इसके सारे एलिमेंट को जनरेट करके दिखाएंगे। दैट्स वाई हम कहेंगे यहाँ पे H और R90 से जनरेट हो गया। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, I को फिक्स रख लिया, I को 0, J को 0 रखा। तो इन दोनों का पावर जब 0 कर रहे हो, यानी कि H का पावर 0, R90 का पावर 0, 0 पावर 0 का मतलब कोई चेंज नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी। जब I को 0 रखा, H का पावर 0, R90, तो यानी कि पावर 0 का मतलब कोई रोटेशन नहीं है, तो ये R90 आ जाएगा। सिमिलरली J को 2 वेरी करा है, 3 वेरी करा है, तो आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, चारों एलिमेंट आ गए, यानी कि यहाँ तक हमने क्या रोटेशन जनरेट कर दी। अब हमने क्या करा, I को 1 रखा और J को वेरी करा लिया, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट है। I को 1, J को 0, तो R90 की पावर 0, यानी कि आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो H ही आने वाला है। जब मैंने दोनों का वैल्यू 1 1 रखा, इसका क्या मतलब है, H टू दी पावर 1 R90, यानी कि सिंपल H R90। इसका क्या मतलब है भाई, हमने ये ओरिजिनल शेप बनाई ABCD, मैंने इसको क्या दिया, R90 दिया, R90 दे दिया। R90 का मतलब क्या होगा, ये पोजीशन यहाँ पे आ रही है, यानी कि 90 डिग्री चेंज होएगी, तो मैंने ABCD ऐसा लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाली शेप को H देना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन क्या था, यानी कि इस वाली शेप को ऐसे कर रहे हो, तो ये वाली पोजीशन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, BACD। तो ये आपके पास क्या आया, ABCD। इस वाली शेप को आपने अपनी ओरिजिनल शेप से कंपेयर करना है, यानी कि ये आपकी शेप है। अब यहाँ से ये देखो, जो एलिमेंट मिला है आपको ये क्या है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये डायगोनल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा, AD, ठीक है, CB, ADCB, यानी कि ये तो आपका डायगोनल रिफ्लेक्शन आ गया। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हमने इजिली देख लिया, ये आपका डायगोनल रिफ्लेक्शन आ गया। नेक्स्ट, जब I को 1 एंड J को 2 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, HR180। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट आप करके देख सकते हैं क्या मिलेगा। तो जैसे मेरा ये वाला सेफ है, इसको मैंने क्या करा, R180 करा, R180 करने से क्या आया, तो ये A है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ABCD। फिर मैंने इसको क्या करा, H दिया, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्शन। तो ये क्या बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ADBC। अब इस शेप से इसको देखो, ये क्या एक्चुअल में बना है, ये जो ओरिजिनल शेप है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका वर्टिकुलर वी कर दूं, तो देखो ध्यान से, ए बी यहाँ पे है, ए बी हो गया, सी डी यहाँ पे है, तो यानी कि मुझे वी मिला, यानी कि वर्टिकल रिफ्लेक्शन मिला, तो ये वैल्यू वी आ गई। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस प्रोडक्ट, ये आपका डी डैश मिलेगा, यानी कि ऑपोजिट डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो आपने जब देखा यहाँ से, आपने यहाँ तक तो रोटेशन जनरेट कर दी, यहाँ पे सारी रिफ्लेक्शन जनरेट कर दी, तो मैंने क्या देखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग सेट क्या होता है, ये मैंने H और R90 से जनरेट करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट कैसे हो रहे हैं वो सब कुछ आपको एनालिसिस हो जाना चाहिए। एंड एक होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूँ, जब मैं D4 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन हियर, बाइनरी ऑपरेशन का बता सकते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट किया है, या फिर ये वाला प्रोडक्ट किया है, यहाँ पे मैंने R90 दिया, फिर H दिया, तो आप कर क्या रहे हो, इसकी फिर यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये वैल्यू आई, यहाँ पे कुछ फंक्शन f था, इस पे यहाँ पे कुछ अलग ट्रांसफॉर्म लगाई जो कि आपका h है, यानी कि लेट्स से सपोज वो g है रिफ्लेक्शन, तो कुछ अनदर प्रोडक्ट आ गया। तो दो फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो। ठीक है, जब मैं पूरे D4 की कंस्ट्रक्शन आपको फाइनली बताऊंगा और इसका रिलेशन एस एन के साथ बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, क्योंकि जहाँ पे मैंने ABCD लिया है वहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख दो, तो आपको S4 के जैसे एलिमेंट मिल जाएंगे। कई बार तो आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी, लाइक जैसे D3 एंड S3 सेम ही है, ठीक है, काइंड ऑफ आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो आपका है कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ये सारा प्रोडक्ट करने की क्या नीड है, जब मैं अबिलियन ग्रुप को डिस्कस करूंगा तो वहां आप देखते ही बता दो कि D4 का नेचर नॉन अबिलियन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए HR90। जब आप इसको रिवर्स प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा।
तो दो एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे, तो वहां से डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये मेरा जो D4 होगा वो नॉन एबिलियन होगा। तो ये प्रोडक्ट इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों का। तो इसलिए D4 को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं विद ज्योमेट्री एज वेल एज इसकी जो रिलेशनल डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब मैं n को 3 ले रहा हूँ तो कौन सी शेप बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, जिसकी सारी साइड सेम है। एंड व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि मेरा क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 120 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे होगा। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हम किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हमने नाम क्या दिया है D3। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप n=5 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे ग्रुप ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, पेंटागन। ठीक है, बट इतना नीड नहीं है, D4 D3 मोर देन इनफ है फॉर दिस, मतलब पूरे ग्रुप थ्योरी के लिए। ठीक है, बाकी की सारी जो चीजें होंगी वो हम जनरल डेफिनेशन से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे इजिली। जैसे क्लास इक्वेशन, कितने सब ग्रुप होंगे, क्या होंगे, वो हम जनरल डेफिनेशन से करेंगे। बट अभी के लिए आपको D3 D4 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो सेम कहानी यहाँ पे होगी। मैंने इसको पोजीशन ABC दिया, ट्रायंगल R0, कोई ज्योमेट्री में चेंज नहीं हुआ। R 120 से करेंगे तो A पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो ABC आ गया। R 240 का मतलब क्या होगा, A वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये शेप बन गई। R 360 का मतलब क्या होगा, आपके पास जो शेप होगी वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यानी कि कोई रोटेशन वहाँ पे नहीं होगा, तो यानी कि वो R0 ही है, एलिमेंट रिपीट होंगे। तो यहाँ पे 3 रोटेशन मिल गई, R0, R120 एंड R240, राइट। तो यहाँ पे 3 रोटेशन मुझे यहाँ पे मिल गई है। व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या करना है, बेसिकली हम वही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग इस जो हमारी ओरिजिनल शेप है उसमें कोई चेंज ना हो। जैसे कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ए एंगल के अकॉर्डिंग एक लाइन ले रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देखोगे ये पार्ट सेम है, यानी कि जब आप इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो कोई शेप में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको मैंने नाम दे दिया FAA, यानी कि ए एंगल के राउंड। तो यहाँ पे ये शेप मिल गई। इस शेप का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे चेंज को क्या होगा, B और C होंगे, इसको मैंने लिख दिया है। इस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो क्या चेंज होगा, A और C इंटरचेंज हो रहे हैं। FCC का मतलब क्या होगा, आपके ए और बी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ आपको आपको 3 रिफ्लेक्शन मिल गई। इसके अलावा कोई और यहाँ पे चॉइस है ही नहीं, क्योंकि अगर आप चॉइस ऐसे बनाओगे तो यानी कि ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो D3 विल बी, ये आपको मिला 3 रिफ्लेक्शन, 3 रोटेशन, 3 रिफ्लेक्शन मिली, ऑर्डर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करना सिखा रहा हूँ, सेम आप जनरेट करके देख सकते हो। मैंने D4 के लिए बता दिया है कैसे जनरेटिंग, इस ये 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो ऐसे आप D3 को बना सकते हो। आप यहाँ पे रोटेशन ले लो, एक रिफ्लेक्शन ले लो, सिंपल प्रोडक्ट आपने करने हैं। प्रोडक्ट कैसे करने ज्योमेट्री वाइज वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैं ये प्रोडक्ट करने वाला हूँ, 2 एलिमेंट लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला प्रोडक्ट करके देखा, ये आपके पास है ओरिजिनल शेप। ध्यान रखना, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे पोजिशन है वो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बट जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, जो भी आप पोजीशन लोगे उससे आएंगे। मतलब आप यहां से स्टार्ट कर लो, कोई पंगा नहीं है, बट जो ये जितने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे, ये जितने ट्रायंगल आएंगे, आप इसके अकॉर्डिंग मेजर करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आप प्रोडक्ट किसी भी साइड में कर सकते हो। लाइक आप इस वे में भी चला सकते हो, आप इस वे में भी चला सकते हो। रीजन इज, हमें पता है, बट जो भी डायरेक्शन लोगे वो एक ही लोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन जो आपका होता है वो कमोडिटिव हो, तो एक ही डायरेक्शन फॉलो करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहा हूँ, आपने देखा R20 FA, यानी कि ए एंगल के राउंड। तो सबसे पहले मैंने इस एंगल के राउंड इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये शेप मिल गई, यानी कि बी और सी इंटरचेंज हो गए। अब इसको R20 दे रहे हैं, R20 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा ACB। तो ये इस शेप से देखोगे एक्चुअल में क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको सी एंगल के राउंड देखूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा FCC आया, राइट। सेकंड वाले प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, जनरली जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, हमने क्या करा, ये ओरिजिनल शेप है, इसको R120 दे दिया। R20 देने से क्या हो गया, ये ए पोजीशन यहाँ पे आ गई, ABC। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको FAA करूंगा, यानी कि ए एंगल के अराउंड इसको क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको यहां से कर देंगे,
तो ये लोअर क्लासेस में ही पढ़ते हैं हम। जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री की जब बात करते हैं तो जो एक्सिस होती है वो फिक्स होती है। मतलब क्या है, जैसे आपको ये करना है ना, आप इसको यहां से नहीं करोगे, क्योंकि हमारी एक्सिस तो ओरिजिनल शेप से फिक्स हो गई। एक्सिस फिक्स रहती है, पोजीशन चेंज होगी, एक्सिस जो होती है वो फिक्स रहती है। ये एंगल की जो एक्सिस है वो ये है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने R120 दिया तो ये शेप आ गई। R120 का मतलब ये पोजीशन यहाँ पे आ गई ABC। अब जैसे ही आप इसको FAA कर रहे हैं, यानी कि एंगल ए के की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उससे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो ए पोजीशन यही होगी, यानी कि एक्सिस यही होगी यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपने इसको रिफ्लेक्ट करा तो आपको ये शेप आई। एंड दिस इज व्हाट, अगर आप बी एंगल के राउंड देखो तो ये और सी चेंज हो रहे हैं, ये आपके पास FBB आई। मतलब क्या है, आपने इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करा रिवर्स ऑर्डर में, तो दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट आ गए। अब जब मैं D3 की बात करूंगा अबिलियन चेक करने में, तो मैं यहीं से बोल दूंगा मैंने दो प्रोडक्ट देखे थे जिनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं आया था, यानी कि ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि नॉन अबिलियन कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देख लो, जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पे FBB करना होता, तो आप यहां से नहीं करते इसको। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अब आप क्या करते हैं, बी ये फिक्स है, यानी कि आप इस एंगल यहां से करते हैं। एक्सिस ऑलवेज फिक्स रहती है। इसी टाइप से आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, या इसकी कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हो। जिसका नीड नहीं है आपको, अगर प्रोडक्ट आता है तो आप इजिली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायहेड्रल ग्रुप, बेसिक्स ऑफ डायहेड्रल ग्रुप, जिसमें सिर्फ हमने इसके स्ट्रक्चर को जाना है। हमने कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, सिर्फ अभी इसके स्ट्रक्चर को जाना है कि इसमें एलिमेंट कैसे हैं, ज्योमेट्री वाइज कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, व्हाट इज दी बाइनरी ऑपरेशन हियर। ठीक है, जब मैं n=2 लूंगा तो कौन सी शेप बनेगी, क्या रेगुलर एंगोन होगा, तो एक लाइन होगी। वो क्या होगी, लाइन होगी। बेसिकली क्या होगा, 360/2, तो 180 डिग्री का एंगल आएगा। 180 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, किसी लाइन पे आएगा। ठीक है, तो n=2 के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दो रोटेशन मिल जाएंगे, R0 R180। R90 करोगे तो ये लाइन है, R90 का मतलब ये हो जाएगी, शेप चेंज हो गई। R180 करोगे तो ये हो जाएगी, R360 करोगे तो ये हो जाएगी, यानी कि रेपिटेशन आ रही है। तो ओरिजिनल रोटेशन क्या होंगे, R0 R180। रिफ्लेक्शन की बात क्या कर सकते हो, ए पॉइंट के अराउंड कर सकते हो, बी पॉइंट के अराउंड कर सकते हो, तो वहां से दो रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। तो ये आपकी D2 का कंस्ट्रक्शन है। व्हेन वी टॉक अबाउट n=1, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट को आप सिंप्लिसिटी के लिए एक सर्कल समझ सकते हो, तो यहाँ पे सर्कल को किसी भी एंगल से रोटेट कर लो, वो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि यहाँ पे एक ही रोटेशन काम आ जाएगी जो R0 है। रिफ्लेक्शन क्या होगी, एक रिफ्लेक्शन काम करेगी, तो यानी कि इसके इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक रिफ्लेक्शन एक रोटेशन, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि n=1 के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा जो ग्रुप ऑफ सिमेट्री है। और वी कैन से D1 जो डायहेड्रल ग्रुप D1 है, इट इज ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ पॉइंट। यहाँ पे जो डायहेड्रल ग्रुप D2 है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट की बात करोगे कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारा आपको पता लग जाएगा। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, 2 का मतलब दो बार ऑपरेट करोगे, इसका ऑर्डर 2 है। रिफ्लेक्शन ऑलवेज 2 ऑर्डर की होती है, वो जनरल डेफिनेशन से भी देख लिया, राइट। तो ये अगेन किस तरह बिहेव कर रहा है, ये K4 की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब मैं इसके एबिलियन नॉन एबिलियन की बात करूंगा, K4 इज अबिलियन होगा, तो D2 इज ऑल्सो बिलियन, D1 इज ऑल्सो बिलियन। तो वहां पे बस मुझे डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे डायहेड्रल ग्रुप के बारे में था। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम और एग्जांपल देखेंगे, जैसे ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन क्या होता है, उसका पर्टिकुलर केस मैं लूंगा किसी फाइनाइट सेट के लिए, तो परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्पेशली S3 की स्ट्रक्चर, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे जब हम SN और DN के ऊपर कंप्लीट लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप की चर्चा करेंगे, और कुछ मैट्राइसिस के ग्रुप हैं लाइक जनरल लीनियर ग्रुप, सिंपल लीनियर ग्रुप, उन सब की हम यहाँ पे स्पेशल लीनियर ग्रुप, उन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारे ग्रुप के एग्जांपल की सारी कलेक्शन हो जाएंगी। इस कलेक्शन को आपको ध्यान रखना है क्या क्या ग्रुप हमारे पास है,
नेक्स्ट हम इन्हीं ग्रुप के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, इनकी सब ग्रुप में इनके सब ग्रुप की बात करेंगे, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप की बात करेंगे, इनके कोसेट्स बनाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होंगे, वो सारा एनालिसिस यहीं पे होगा। इन्हीं की हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करेंगे। तो हर एक लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से लिंक होगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, बट स्टिल कोई भी आपको डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका फीडबैक्स है वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।